बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से अरसना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। रहमत सैयदे लौलाक पर कामिल ईमान है। उम्मत सैयदे लौलाक से खौफ आता है। हकीमुल उम्मत के शहर सियालकोट में आज जो कुछ हुआ है, एक मरतबा फिर उम्मती शर्मिंदा है और बहसियत कौम हम सब शर्मिंदा हैं। आज इस अहम वाक़े पर कि सियालकोट का ये मंजरनामा पाकिस्तान को किस जानिब लेकर जा रहा है, इस पर बात करनी है। और जाहिर है एक और अहम तरीन मौजू है पाकिस्तान की मईशत, उस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त मेरे पास बहुत कम है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है सेगमेंट के आगाज़ में ही, तो ज़रा मैं पहले उनसे बात कर लेती हूँ। हसन खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काफी सारी डिटेलिंग सियालकोट की बात करनी थी इस पर, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछूंगी आपसे, सर ये पंजाब के अंदर आए रोज तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। मुइस और मुगीस का केस भी हमारे सामने है, वो भी सियालकोट के अंदर ही पेश आया। क्या हो रहा है पंजाब में, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम इस इंतहा पसंदी को? जी सना, थैंक यू। आपने खैर जिस केस की बात की वो तो पुराना था, उस केस के ऊपर तो गिरफ्तारियां भी हुई, केस भी चला, सजाएं भी हुई और वो हो गया। लेकिन बहरहाल मैं आज के फैसले के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या, इसके कई पहलू हैं। और एक पहलू ये है कि देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम में पूरी उम्मत जो है वो इकट्ठे है और आपको पता है कि हमारे मुल्क में तौहीन रिसालत का कानून भी मौजूद है और अगर किसी शख्स की दिल आज़ारी हो तो उस मामले की तहकीकात के लिए ये कानून मौजूद है और उस कानून का सहारा लेना चाहिए। लेकिन किसी भी शक की बुनियाद पे, किसी चीज की बुनियाद पे कानून को अपने हाथ में लेना और उसके बाद ना सिर्फ लेना बल्कि तशद्दुद का निशाना बनाना, किसी को उसकी जान लेना, उसकी डेड बॉडी की बेहुरमती करना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अफसोसनाक अमर है और इस चीज को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो खुद बराह रास्त इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तहकीकात भी जारी हैं। हमारे जो सीनियर अफसर सारे हैं वो मौके पे मौजूद हैं और ये जा रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है ना कि इस तरह की चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि रियासत का किरदार भी है, हुकूमत का किरदार भी और मुआशरे का किरदार भी है कि इस तरह की चीज़ों की रोकथाम हो सके। और अगर कहीं हम समझते हैं कि कोई ऐसा पहलू है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कानून है और हमने कानून का सहारा लेना है। हसन साहब, आपके पास ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों की डिटेलिंग्स आई होंगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये शख्स जो कि ज़ाहिर श्रीलंकन शहरी हैं, इनकी शनाख्त हुई है प्रियंका कुमार के नाम से, फरमाइएगा क्या ऐसा अमल था जिसके बाद इतना इश्तियाल बढ़ गया और इस दौरान हमारी इंतजामिया यानी पुलिस कहाँ थी सर कि एक शख्स को घसीटा गया, उसको फिर मारा गया और फिर उसकी मुझे कहने दीजिए कि लाश तक की बेहुरमती और फिर आग लगा दी गई? सर जी देखिए, जो वाकया पेश आया, इश्तियाल की वजह क्या बनी, इस पे 2-3 बातें सामने आई हैं। मैं उनमें इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि वो 2-3 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, जब तक कंफर्म ना हो जाए मेरा ख्याल है बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। लेकिन हम ये इस वक्त कह रहे हैं कि एक तो हमने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है और दूसरा ये है कि सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनकी फुटेज अब हम लेके तो लोगों की शनाख्त कर रहे हैं और इस तहकीकात को जल्द ये 50 लोग, हसन खावर साहब, ये 50 लोग क्या किसी तंजीम से हैं? इनका कुछ आइडेंटिफिकेशन हो सकी है? कौन लोग हैं ये? नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल किसी तंजीम से हैं या नहीं है, ये तो बात की बात है। ये तो उस फैक्ट्री के अंदर थे ना लोग, क्योंकि ये वाकया जो है ये एक प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर पेश आया है और जो लोग इसमें मुलव्वस थे अभी तक यही लगता है कि वो उस फैक्ट्री के वर्कर्स थे और उसी फैक्ट्री के वर्कर्स में से ही उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और तहकीकात जारी है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आएगी, लोगों की शनाख्त होगी, तो फिर आप ये तयन कर सकते हैं कि किस शख्स का क्या किरदार था और ये लोग क्या बाकी फैक्ट्री के वर्कर थे, कोई बाहर का शख्स था या नहीं था। इन सब बातों का जवाब तहकीकात के बाद ही बताया जा सकता है। वेल, थैंक यू वेरी मच हसन खावर। मुझे बताया गया कि आपके पास वक्त कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने पंजाब हुकूमत की जानिब से मानी की। वाकया सबके इल्म में है, इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप रैंक 3 चीज़ें हैं, सियालकोट, इस्लाम और आज के दिन के हवाले से ये तमाम तर वाक़े के ऊपर बात हो रही है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है नज़ीर लगारी, सीनियर तज्ज़ियाकार है, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। क़िबला यास साहब से भी हमने वक्त लिया है, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा को भी हमने ज़हमत दी है इसी मुद्दे पर। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, मैं गुफ्तगू आपसे भी आपको शामिल करना चाहूँगी इस मौजू पर, गो के मैंने मईशत पे बात करनी थी। ये सर, ये कहां हम खड़े हैं? यानी हकीमुल उम्मत के शहर सियालकोट के अंदर उम्मत शर्मिंदा खड़ी है और वहां पर एक शख्स को जो भी था, मुझे नहीं मालूम उसका मजहब क्या है और क्या नहीं है, हमने फैसला सुना दिया, कानून हाथ में लेके हम खड़े हो गए। बहुत मेहरबानी। मैं आपकी तरफ बहुत दुखी हूं। जब रियासत
किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में सरेंडर हो जाए इंतहा पसंदी के आगे, अपन डिसीशंस को वापस ले और रियासत घुटने टेक दे, रियासत कहे कि 70,000 इंसानों के कातलों से हम आम माफ़ी भी देंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे। जब रियासत एक फ़ैसला लेने के बाद उस फैसले को वापस लेने के लिए ज़रा सा भी शर्मिंदगी का एहसास न करे तो फिर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि लोग कानून को हाथ में लेते हैं। मैं 2 मिसालें दूंगा आपको। बड़े लोग बैठे हुए हैं, कि बिलायाज बैठे हुए हैं, ताहिरा हमारी बहन बैठी हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हुजूर अकरम ने मीसाके मदीना जो सब कबाइल के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था मदीना का, उसमें यहूदियों को यहूदियों के अकायद के मुताबिक, अपने तसव्वुरात के मुताबिक, ईसाइयों को ईसाइयों के तसव्वुरात के मुताबिक, अकायद के मुताबिक, और मुसलमानों को मुसलमानों के अकायद और नज़रियात के मुताबिक काम करने की इजाज़त थी। और इस आइन का तकद्दुस अहम था। आप उस आइन को की पैरवी लाजमी थी। तो आइन की पैरवी लाजमी होती है। नंबर 1 ये कि मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहूँगा कि जब बनु कुरैज़ा ने इस आइन की खिलाफ वर्जी की तो 500 अफराद को बाकायदा सजाए मौत दी गई कि आइन को तोड़ा है। किसी वो कातिल का वाक़या नहीं था, आइन तोड़ा गया था और उन्होंने कहा था कि माइन मुत्तफ़िका हम दिफा करेंगे। 500 अफराद दिफा से इसलिए वापस चले गए जंग खंदक के मौके पर। जंग खंदक की टोटल 6 कैजुअलिटीज़ हैं। 6 उधर थे जो हमलावर थे, जो आए थे, और 2 इधर से जो यहाँ मुसलमान थे, यहाँ इस तरफ घिरे हुए थे। लेकिन उसके नतीजे में उसका जो फाल था कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। हम तो आइन की खिलाफ वर्जी वालों को आज तक पूछा नहीं, हम कानून की खिलाफ वर्जी को आज तक पूछा नहीं। हम लोगों को इजाजत देते हैं, हम जो है वो टेररिस्ट ग्रुपों को जो है हम खुली छूट देते हैं कि जो मर्जी है करे। एक वाकया ये था। दूसरी बात यह कि काज़म ने अपनी 11 अगस्त 1947 की तकरीर में यह कहा था कि मुस्लिम्स will cease to be Muslim and Hindus will cease to be Hindu। और रियासत के शहरी के तौर पर सब बराबर होंगे, अपने मजहबी मायनों में नहीं, वो रहेंगे, वो मुसलमान रहें, वो हिंदू रहें, वो शिया रहें, वो सुन्नी रहें, लेकिन रियासत के शहरी के तौर पर सब बराबर होंगे। जब कायदे आज़म का ये फरमान है और हमारे आका का ये कहना है कि आइन जो है वो इजाज़त देता है लोग अपने अकायद के मुतालिक, तो ये कौन सा अकीदा ला रहे हैं जो लोगों के अकायद के बरअक्स होता है, जो लोगों को कत्ल कर देता है। और कहीं भी दुनिया के किसी कानून में भी रियासत के अलावा कोई और शख्स किसी की जान लेने का और किसी को सजा देने का मजाज नहीं है। लेकिन हम मजाज हैं नज़ीर लगारी साहब, हम तो हर चीज के मजाज हो गए हैं। हमें जहां मौका मिलता है हम अपनी पूरी तरह से आजादी का इस्तेमाल करते हैं, बर्बरियत का इजहार करते हैं। वहशत, बर्बरियत, मैंने कहा मुइज़ और मुगीज़ का केस है और ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिनका अभी मैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा से पूछूंगी। ताहिरा अब्दुल्ला समाजी कारकुन है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है। नज़ीर लगारी साहब ने कहा कि जाहिर है उनसे भी बात करना इंपॉर्टेंट है। ताहिरा, मैं जब भी ऐसे मौज़ूआत पर हूं आपसे जरूर इस पर हम आपका नजरिया भी लेते हैं और आपकी बातचीत सुनना चाहते हैं। लेकिन मैडम, ये वाकयात तवातुर से हो रहे हैं, इसके तदारुक के लिए कहां खड़ा है पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये मौजू उठाया है। हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। क्योंकि मुझे अभी टेलीफोन आया आपकी तरफ से, लिहाजा मैंने पिछले मुकर्रर की बात नहीं सुनी, लेकिन मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ गौर और फिक्र के लिए और सोच विचार के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मुश्ताइल मॉब, जिसको विजिलेंटी मॉब कहते हैं अंग्रेजी जबान में, एक मुश्ताइल हुजूम को इजाजत कैसे दी जाती है और छूट कैसे दी जाती है कि वो कानून से हटकर एक मुश्ताइल हुजूम की तरह कार्रवाई करें और कत्ल गारत पर उतर आएं और कोई पूछने वाला ना हो, कोई गिरफ्त ना हो। सबसे पहली बात तो यह है कि विजिलेंटी मॉब्स की क्या हैसियत है कानून के तहत और आइन के तहत, एक सवाल। दूसरी बात यह है कि ये जो ब्लास्फेमी लॉ है ये 1860-61 में बरतानवी राज के तहत इंडियन जो एम्पायर थी, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो इंडियन हिस्सा था, वहां पर ये राइज किया गया था पीपीसी और सीआरपीसी के तहत सेक्शन 295। और वो इसलिए राइज किया गया था कि जो बरतानवी राज था वो कंट्रोल रखना चाहते थे उस वक्त के
सब कॉन्टिनेंट की तमाम मजहबी कम्युनिटीज को और जमातों को, क्योंकि वहाँ पर हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, मसीही भी थे, बुद्ध मत के भी थे, पारसी भी थे, हर तरह के मज़ाहिब मौजूद थे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज के दौरान। अगर आप उस वक्त का, मैंने तो इस पे लिखा है बहुत कुछ, तो मेरा मौजूद है, छपा हुआ भी है, अगर आप उस वक्त का कानून पढ़ें और जो आज इसकी जो हैसियत है, तो आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा, क्योंकि वहाँ तमाम मज़ाहिब के लिए इज्जत और एहतराम का कानून था वो। इस वक्त जो कानून राइज है वो एक फौजी आमिर जाबिर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने एक बैक जुम्बिश कलम राइज सादिर कर दिया था। कोई पार्लियामान का इसमें कोई वजूद नहीं था, कोई जमहूरियत नहीं थी, कोई इलेक्शंस नहीं थे, कोई यहाँ पर ना कोई प्राइम मिनिस्टर था, ना कुछ था। मुझे बताइए कि ऐसे कानून की एक आईनी रियासत, एक जमहूरी रियासत में क्या हैसियत होती है, जो बैक जुम्बिश कलम सऊदी अरब के डिक्टेशन पर एक फौजी आमिर डिक्टेटर ने प्रोक्लेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत कर दी थी। ठीक है जी, ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कि एक गैर मुस्लिम को एक मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत के अंदर एक गैर शहरी को, आपका पाकिस्तान के वो शहरी भी नहीं थे और मुसलमान भी नहीं थे, हमें क्या हक मिलता है कि हम सही हो या गलत, अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो या गलत काम किया हो, गुनाह किया हो या कोई जुर्म किया हो, क्यों एक गैर मुस्लिम गैर पाकिस्तानी के साथ ये सलूक हो रहा था? कहाँ है रियासत? हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी मुखबिर एजेंसियां, 3 दर्जन एजेंसियां हैं, वो कहाँ थी? इस चीज का खतरा नहीं था? उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? उनकी प्रोटेक्शन कहाँ थी? चौथा सवाल मैं उठाना चाहती हूँ, और ये संजीदा, रंजीदा और बहुत गौर और फिक्र के लायक है कि क्या वो जो मुश्तइल हजूम हमारे यहाँ ये काम करते हैं, चाहे मुसलमानों के साथ करते हैं चाहे गैर मुस्लिमों के साथ करते हैं, क्या उन्होंने कभी कुरान को पढ़ा है? अरबी के अलावा कभी तर्जुमे के साथ पढ़ा है अपनी अपनी मादरी जबानों में? पाकिस्तान में उर्दू है, तमाम हमारी 70 जबानें हैं, कभी पढ़ा है कि उसमें क्या लिखा है? कितना ज्यादा एक इज्जत और एहतराम का दर्स है, बर्दाश्त का दर्स है, इंक्लूजन का दर्स है, प्लूरलिज्म का दर्स है, डाइवर्सिटी का दर्स है, एक इज्जत और एहतराम। हमने कभी नजरान के मसीहों की किस्सा पढ़ा है कि जब वो मदीना में आए थे और उनको हमारे नबी पाक पीस एंड गॉड्स ग्रेस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने किस तरह इज्जत और एहतराम के साथ नजरान के मसीहों को मस्जिद नबवी के अंदर ठहराया, इज्जत के साथ उनको अपनी इबादत करने की वहाँ इजाजत दी, और किस तरह उनके साथ मुज़ाकरात किए, अंदर इहाते के अंदर वो ठहरे और रहे इज्जत और एहतराम के साथ एज ऑनर्ड गेस्ट्स। कहाँ कुरान में लिखा है कि ब्लास्फेमी के लिए लोग वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं और काजी के कदम से नहीं, मुश्तइल हुजूम की एक जुनूनियत के तहत वाजिबुल कत्ल हो जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है? कहाँ लिखा है? मुझे सूरत और आयत दिखाई जाए। बहुत कड़वे सवाल हैं, बहुत गहरे सवाल हैं, बहुत सोचने की बात है। हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? ताहिरा, इंपॉर्टेंट बातें आपने तीनों नुकात इंपॉर्टेंट बताए हैं, लेकिन चार नुकात मैं ये पूछना चाहूंगी ताहिरा कि हम नज़ीर लगारी साहब भी अभी मिसाक़े ज़ाहिर मदीना की बात कर रहे थे, आपने भी उसी तरफ इशारा किया आखिर में। फरमाइएगा कि इसमें रियासत का अमल दखल आप कैसे देखती हैं? जहां एक जानिब हम इंतजामी मामलात पर, आपने कहा कि 30 दर्जन जो फोर्सेज हैं वो किधर थी, उधर इंतजामिया पुलिस क्यों ना पहुंच सकी वक्त पर, कैसे ये मुश्तइल हुजूम काम करता रह गया? आप समझती कि रियासत को अपने बयानिए को वाज़े करना होगा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए? हाशमी साहबा, मुझे वहां ना ले जाइए, क्योंकि रियासत मदीना का दावा करने वाला टीटीपी और टीएलपी के सामने घुटने टेकते
अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाए। कौन से बयानिए की बात कर रही हैं आप? हमारे तो दोगले नहीं, 3 तरह के बयानियां हैं। हम लोग मुनाफिक हैं, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मुनाफिकों, पढ़े कि कुरान में क्या लिखा हुआ है मुनाफिकों के बारे में, क्या कड़ी 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 बात कही गई है, क्या उनके लिए किस किस्म के उनके लिए सजाएं हैं और जो उनको मिलेंगी इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। पूछें कि क्या क्या कुरान कहता है मुनाफिकों के बारे में। तो हुकूमत वक्त, हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो हुक्मरान वक्त हैं और हमारी जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं हुक्मरान के अलावा, उनको सोचना पड़ेगा इसके बारे में बहुत ज्यादा गहरा। और लोगों को, आप, मुझे खुशी है कि मीडिया ये सवाल उठा रहा है, लोगों को पूछना पड़ेगा, आपस में गुफ्तगू करनी पड़ेगी, बहस मुबाहिसा करना पड़ेगा। दुरुस्त बात है। तायरा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी मुझे बताया जा रहा है इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तायरा आपका। किबला अयाज साहब, ये मामला जो आपके ज़ाहिर आप तक पहुंचा जरूर होगा, मैं इस्लामी एतबार से तो आपसे पूछूंगी, लेकिन किबला ये फरमा दें कि इस तरह के वाकयात, अदम बर्दाश्त बढ़ता हुआ, आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि अदम बर्दाश्त को कंट्रोल करना है, मीडिया बारहा इस चीज को उठा रहा है, तज्जियाकार बात कर रहे हैं, समाजी कारकुन बोल रहे हैं, उस सबके बावजूद ये इंतशारी कैफियत कंट्रोल नहीं हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल ही है। किबला अयाज साहब, बिल्कुल, अभी जो नई इत्तिलात आई हैं सियालकोट के वाक़े की, हद दर्जा अफसोसनाक है, बर्बरियत का मुजाहरा है। कोई भी मजहबी तंजीम या कोई सियासी जमात इसकी हिमायत नहीं कर सकती। इंतहाई शदीद मजम्मत करता हूँ इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से। पैगाम पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के अंदर जो हुकूक दिए गए हैं उनकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लाम में भी इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हुकूमत पंजाब से मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इसकी तहकीकात करके और जो मुजरिमान हैं, इनके जो मुलजिमान हैं, फौरी तौर पर सजा दी जाए। 50 लोग बताया गया है तर्जुमान की जानिब से कि उनको धर लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मेरा सवाल किबला ये है कि इस्लाम की रूह, इस्लाम की तशरी, अगर हम कुरान पाक की, जैसे तायरा साहिबा फरमा दी कि आप उसको पढ़ें और आप ज़ाहिर जब उर्दू में पढ़ें या जो भी आपकी मादरी ज़बान है उसमें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम आपको किस चीज़ का प्रचार करता है। यही बात लगारी साहब फरमा रहे थे। फरमाएं कि क्या तशरीह है, क्या कानून हाथ में ले लें? आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि आपने गलत किया है या सही क्या है? ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर मैं किसी और रोज बात करूंगी, लेकिन इस्लाम की तशरीह बयान करें कि ऐसे मामलात पर इस्लाम क्या कहता है। बिल्कुल, ये एक हमारे मुल्क में अजीब किस्म की एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस्लाम की जो रूह है उस पर अमल तो कमजोर है। हम झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं, धोखा देते हैं, 2 नंबरी करते हैं, लेकिन इस्लाम के जो जाहिरी आमाल हैं उनके बारे में हम हद दर्जा बाती बन जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि इस बात की जरूरत है कि इस पर एक तहकीकी अमल हो, एक तहकीकी काम हो। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस पर कुछ काम तो किया है, लेकिन इस बात की जरूरत है कि सरकारी सतह पे इसके लिए सरकारी सतह पर तो माहिरीन की कमेटी का तायुन हो, ताकि ये जो रुझान है इसका इल्मी जायजा लिया जाए। आपका ओपिनियन आ गया, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, ये जो 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, देखिए एक समाज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर रियासत का अपना एक उसमें इनपुट है, और आप जैसी शख्सियात एक अपना एनालिसिस देते हैं। आप समझते हैं कि रियासत का बयानिया बिल्कुल क्लियर, जो मैं तायरा से पूछ रही थी, होना चाहिए कि आपने ऐसे लेके मामलात को चलना है? एक तो किबला अयाज साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं और उनका नुक्ता नज़र भी मोहतरम है। उन्होंने कहा कि कोई भी दीनी या मजहबी तंजीम इसकी हिमायत नहीं कर सकती, लेकिन पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर बनने वाली तंजीमें कत्ल कर रही हैं, धमाके कर रही हैं, बम से उड़ा रही हैं, इंसानों पर स्निपर फायरिंग कर रही हैं, लोगों को मार रही हैं और नाम मज़हब का ले रही हैं। और मज़हब का नाम लेते हुए वो हमारे ग्रेजन पर हमला करते हैं, छावनियों पर हमला करते हैं, हमारे जीएच के ऊपर जाकर हमला करते हैं और नाम दीन का ले रहे होते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम दीन के। और दीन, मैं कहता हूँ कि किसी तौर पर भी दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि दीन का नाम लेकर आप किसी भी शख्स को रियासत से मावरा होकर कत्ल करना शुरू कर दें। ये कोई भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता है और रियासत को खुद स्टैंड करना चाहिए। रियासत को ये बात सरेंडर करने वाली जो पॉलिसी है कि दहशत गर्दी के आगे लेट जाओ,
और बल्कि उसको प्रमोट करो, उसकी नखरे उठाओ, उसकी नाज बर्दारियां करो और उसको उठाकर अपने सीने से लगाओ। और जो लोग कहें कि हमें जमहूरियत चाहिए, जो लोग कहें हमें रोजगार चाहिए, जो लोग कहें हमें हमारी जमीन पर हक चाहिए, जो लोग कहें कि ये हमारी जमीन है, इसके हम सदियों से हजार साल से मालिक हैं, हमें यहाँ पर अपने हुकूक चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, अगर वो ये कहते हैं तो आप उनको मारना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई और शख्स जो दीन का नाम ले रहे हो हथियार उठा ले तो फिर कहते हैं कि जनाब अब इनके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, इनके सामने सरेंडर करते हैं, इनके सामने हथियार डाल देते हैं और दो जानू होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब आप जो फरमाएं हम उसको तामील करने को तैयार हैं। और उल्टा वो ये कहें कि तुम हमसे कह रहे हो कि तुम हमें माफ कर रहे हो, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी, हम तुम्हारा आइन नहीं मानते, हम तुम्हारा कानून नहीं मानते, हम तुम्हारी रियासत नहीं मानते, माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। अगर इस तरह का नैरेटिव कोई ला रहा है आपके सामने, अगर यहां पर हुजूर सरवर कायनात होते तो क्या करते? जो रियासत के साथ बगावत करता है तो हजरत किबला अयाज साहब जो हैं वो तो ये जरूर बताएंगे ना कि बनु कुरैज़ा ने जब रियासत के कानून को मानने से इनकार किया तो फिर 500 अफराद के लिए सजाए मौत का हुक्म हुआ था। तो जो रियासत के कानून को ना माने, जो रियासत के आइन को ना माने, तो उसके साथ तो कम से कम सजा ये होनी चाहिए लोग अपना दीन अपनी मर्जी से बना लें और फिर उसके लिए काजी भी खुद बन जाए, मुर्शिद भी खुद बन जाए और मुद्दाई भी खुद बन जाए, सजा भी खुद देना शुरू कर दे। और ये तो किसी सूरत में किसी भी रियासत में ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यहां तो हो रहा है और 40-45 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। इसके भुगतने में हमें देखना चाहिए कि रियासत एक माँ का किरदार अदा कर रही है या एक सौतेली माँ का या एक खराब माँ का किरदार अदा कर रही है, हमें यह भी देखना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है नज़ीर लगारी साहब। अब वो जॉन एलियट का शेर मुझे याद आ रहा है, क़िबला अयाज साहब, जो बातें नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। मतलब वो जो इस्लाम का एक हमारे पास दीन का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम तो बिल्कुल 360 के चेंज पे खड़े हुए हैं। क़िबला अयाज साहब, हमारे सामने कोई गलत नाम ले ले किसी का तो हम उसकी तस्हीह करना शुरू हो जाते हैं और अगर तस्हीह नहीं भी करते तो उसके ऊपर जबर करते हैं, तशद्दुद करते हैं और आखिर में यही हाल करते हैं जो आज सियालकोट में इस शख्स का हुआ है कि उसको मारा, तशद्दुद किया और फिर जला दिया गया। क़िबला अयाज साहब, फिर तकरार के साथ सवाल, कहां हैं हम और क्या तशरीह दे रहे हैं इस्लाम की हम मुआशरे को? बिल्कुल इजाजत नहीं है इस्लाम में। तो मुसला जिसे कहते हैं, यानी इंसानी जिस्म को डिफेस करना, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बिल्कुल बहुत सख्ती के साथ ममानियत फरमाई है, जंग की सूरत हाल में भी। तो अब ये तो एक ऐसा वाक़या है कि इसमें, और दूसरी बात यह है कि कानून का निफाज जो है ये रियासत की जिम्मेदारी है। किसी मौत को या लोगों को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो कानून के निफाज को अपने हाथ में ले ले। तो ये सारी जो इस वक्त जो भी सियालकोट में हुआ है, इसका कोई भी पहलू इस्लाम के साथ मुताबिक ठीक है। क़िबला अयाज साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। ताहिर अब्दुल्ला, आपका भी। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात हम ये कर रहे थे कि सियालकोट की इस बर्बरियत पर, हकीमुल उम्मत के शहर के अंदर जो कुछ हुआ उस पर उम्मती शर्मिंदा है, लेकिन रियासत का बयानिया क्लियर होना चाहिए रियासत में रहने वाले लोगों के लिए। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी रियासत पाकिस्तान के लोग आए रोज खुदकुशियां कर रहे हैं। वजूहात बताई जा रही हैं, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई। हुकूमत कह रही है कि मुसलसल बुनियादों पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या आदाद शुमार हुकूमत को यहां पर सपोर्ट करते हैं या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर है इस सेगमेंट में मुझे बात करनी है पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के आदादो शुमार पर। लेकिन मैं क्या करूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुसलसल बुनियादों पर 2018 के बाद से ये कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में सुधार पैदा हो रहा है। चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में महंगाई के आदादो शुमार की बात कर रहे हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात कर रहे हो। कल अफसोसनाक बात थी, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिस
जिसमें उन्होंने कहा कि लोग बैरून मुल्क गए हैं बड़ी तादाद में। लोगों ने सोशल मीडिया पर ही सवाल उठा दिया कि फवाद चौधरी साहब ये फरमा दीजिएगा कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां खुलेंगी, यहां से तो ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया, लेकिन रुपए के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत, खुला छोड़ रखा है डॉलर को। 177 पर आज भी डॉलर ट्रेड करता रहा, लेकिन हुकूमत कह रही है, हुकूमत के मुशीर खजाना ये कह रहे हैं कि भाई सब अच्छा है, ये मार्केट तो क्रश होती रहती है। ये क्या आप लोगों ने नई टर्मिनोलॉजी सुन ली है कि वो ब्लड बाथ आ गया मार्केट के अंदर, और आप नई नई टर्मिनोलॉजीज पे बात ना करें, हुकूमत की समत दुरुस्त है। नज़ीर लगारी साहब, पहले आपसे बात करेंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साबिक वजीर खजाना भी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लेकिन लगारी साहब, ये कल जो एक सूरत हाल पैदा हुई कि मार्केट क्रश कर गई, मैंने जब बहुत सारे लोगों से, हुकूमती लोगों से पूछा, तो अभी मुज़म्मिल साहब से भी मैं पूछूंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप लोगों ने नई टर्मिनोलॉजी सुन ली है और आप सोच रहे हैं कि वाकई मईशत इस तरह गिर रही है। रोज मार्केट में तो इस तरह की अनसेंसिटिविटी दिखाई देती है। ऐसे मुल्कों में हो सकता है कि कोई अफवाह, कोई खबर, कोई चीज़, कोई वाकया मार्केट को तहवाला कर दे, ये हो सकता है। कोई खुदा न खास्ता कोई किसी मुल्क के अंदर कोई बड़ा वाकया हो जाता है तो उससे मार्केट के पर असरात पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी ख़राब सूरत हाल है कि हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उन्हीं के हवाले कर दी है जो हमें इस हाल तक पहुँचा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में एक तरफ है जो फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं वज़ीर ख़जाना है, वो हमने दरामद किए हुए हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं। एक तरफ है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं वो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, एक ही जगह से आए हुए हैं। और वो जो हैं जिसे हम एक ज़माने में, किसी ज़माने में हम साम्राज्य कहा करते थे, अब हम उसको कहते हैं IMF है या वर्ल्ड बैंक है, जो हमें हमारी मैशत को क्यों ग्रो होने देंगे, क्यों फ्लोरिश होने देंगे, हमें इस हाल में क्यों नहीं रखेंगे कि वो हम हर लम्हा उनके आगे कर्जों की भीख के लिए खड़े हों। और ये कहा करते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा और वहाँ नहीं जाऊँगा। मैनेज नहीं किया। इन्होंने ये चीज़ें कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, बहुत अच्छी कर सकते थे। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है। एक तो ये मुल्क को बदनाम किया, इसलिए मुल्क जो है वो अभी तक फंसा हुआ है FATF में। और उसकी वजह से कि जो खुद वज़ीर आज़म जाकर कहें कि हमारा मुल्क ही है ऐसा, यहाँ पर तो लोग करते हैं और कहते हैं ताकतवर अशराफिया, मुक़्तदर अशराफिया, इस तरह का नाम लेते हैं। भाई सबको खोल कर बताएं ना। अगर ये दो आदमियों का मसला है तो आप बता दें कि इन्होंने कितने पैसे दिए हैं और उनसे वसूल करें। कि कहते हैं जी अच्छा वो एक सियासतदान वो हैं जो मकबूल पार्टी है, दूसरी और मकबूल पार्टी है, इन मकबूल पार्टियों के जो सरबराह हैं वो इनके मद्दे मुकाबले हैं और वो सारे के सारे करते होंगे ना यार। आपने कौन सा साबित करके बताया कि ये करते हैं? एक मामला ये। दूसरा ये है कि आपने पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे पाकिस्तान तेजी से ज़िवाल की तरफ ढलवान पर है और नीचे चला जा रहा है। और आप उसको बेहतर करने की आपके पास ना पॉलिसी है, ना आपके पास अफरादी कुव्वत है, ना आपके पास माहिरीन है। आपके पास सिर्फ बातें करने के लिए हैं, जो आपको लिखकर बताया जाए वही कुछ करने के लिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त संगीन तरीन बहरान का शिकार है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे शदीद खदशात हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ ना चला जाए। और खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर हमें बहुत बुरी खबरों के लिए, बहुत ही बुरे हालात के लिए तैयार आना होगा। लेकिन लगता यह है कि ये हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान जो है इसी तरफ लेकर जा रहे हैं जो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में जिसके वसाइल के अंबार इतने ज्यादा वसाइल हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है। आपके पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व में आप नहीं खोद सकते हैं, आपको डर लगता है। और आपके पास जो है सोने के ज़ख़ाने, आप डर लगता है आपको। फिर आपकी तरफ से फैसले आ जाते हैं कि जनाब नहीं करना है इसको, फिर आप पर जुर्माने लगते हैं, अरबों डॉलर के जुर्माने लगते हैं, वो भी आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं। तो करें क्या? हमें क्या करना है? इस रियासत को क्या करना है? इस रियासत के शहरियों को क्या करना है जो भुगत रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से भुगत रहे हैं। बेरोजगारी आपने आम कर दी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने कहा था 50 लाख घर देंगे, 50 लाख नहीं सही तो कई लाख घर आपने गिरा दिए लोगों के, और अभी गिराए जा रहे हैं। अब आप जा रहे हैं इस तरफ को कि अगर किसी के पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की क्या सर्टिफिकेट भी है तो हम वो नहीं मानते, और अब हम लोगों के घरों को गिराएंगे। और कराची के तो ऊपर एक तलवार लटक रही है। आपने ये कर दिया। बेरोजगारी में इजाफा हुआ, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल सही बात है। जिसके पास कम अज कम तनख्वाह जो आप अभी प्लान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए से कम हो गए, 50,000 से पाकिस्तान की आधी आमदनी 50,000 से कम नीचे है, बिल्कुल इससे भी ज्यादा। मैं ये कहता हूँ 60% या 70% आबादी
50,000 रुपए माहाना नहीं कमा पाती है, आप उसको मैनेज करके दे कि वो अपने 4-5 बच्चों को पढ़ाए, पाले, घर का किराया दे, यूटिलिटी बिल दे, क्या करे? आप रोजाना चीजों और जब वो नहीं दे पाता ना लगारी साहब, तो फिर वो फहीम बन जाता है, फिर वो जुहैर बन जाता है, क्योंकि लोग ज़ाहिर खुदकुशियां कर रहे हैं, मॉल्स में जाकर वहां पर खुदकुशियां कर रहे हैं, घरों में फंदा लगा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ बताया गया मुझे कि मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर तर्जुमान है मुशीर खजाना, तो उनसे जरा पूछ लेते हैं। मुज़म्मिल साहब फरमाइएगा कि बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं क्लियरली आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो कल हुआ मार्केट के अंदर, क्या इस जिसको आप कहते हैं इनसेंसिटिव बिहेव जो किया है कल हमारी मार्केट ने, ये एक रूटीन की चीज आप समझते हैं, या वाकई सरमायादार ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हुए और इसकी वजह हुकूमत की पॉलिसीज रही हैं? मुज़म्मिल असलम। देखिए मेरी बात सुने, स्टॉक मार्केट अगर आप देखती हैं या अगर फॉलो करती हो, स्टॉक मार्केट में जब बहुत अच्छे दिन भी होते हैं तो उसमें भी गिरावट आती है, और साल में 225 दिन 20 दिन ट्रेडिंग होती है, उसमें से जो है अगर बहुत अच्छा साल भी हो तो उसमें भी जो है 30-40% दिन जो है नीचे आती है। और ये कोई ऐसा कौन सा ब्लड बात है जो सिर्फ एक दिन बात लेके चली गई और आज मार्केट में इससे काम आ गया? तो ये जो है सिर्फ अंग्रेजी का एक वर्ड सीख लिया हमने। और अगर आप देखें आज भी इंडेक्स जो है 43,000 प्लस था, जो एक महीने पहले भी 43,000 था। ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जब अगर एक महीने पहले भी 43,000 से ऊपर था और अभी भी 43,000 है, तो कौन सा ब्लड बात? ये एक दिन एक खबर आ गई तिजारत की जो मार्केट में सुनी नहीं सही तरीके से, उस पर रिएक्ट कर दिया जाके, और आज जो है ठंडे पड़ गए। तो ये सारा का सारा जिसे कहते हैं कि ऑप्टिक्स की बात है और किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली जो है चीजें जो है स्टॉक मार्केट में अच्छी और बुरी होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है स्टॉक मार्केट। कभी जो है आपके रीजन से हो जाती है, कभी आलमी रीजन से हो जाती है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अगर आलमी मार्केट में जो है एकदम तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाए या स्टॉक मार्केट गिर जाती है क्योंकि तिजारती का सारा आपका आउट हो जाता है, तो कुछ आप ना, अगर आपकी गलती नहीं भी हो तो आलमी मार्केट की वजह से हो जाती है। कोई आलमी लीडर मर गया या कोई ऐसी चीज हो गई या आलमी जंग कोई शुरू हो गई। अफगानिस्तान का मिसाल ले लें, अफगानिस्तान का जैसे ही मसला सॉल्व होना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में पैनिक आना शुरू हो गया कि वहाँ के हालात खराब होने की वजह से पाकिस्तान में ना हालात खराब हो जाए, अमेरिका हम पे पाबंदियां ना लगा दे, एकदम स्टॉक मार्केट गिरने लग गई। तो ये स्टॉक मार्केट का काम है हर अच्छी बुरी खबर को ऊपर नीचे प्राइसिंग करना। ठीक है मुज़म्मिल, आपकी बात आगे, मैं आगे आपसे क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन जरा हफीज पाशा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिक वजीर खजाना रह चुके हफीज पाशा साहब, मुज़म्मिल साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, वो अपनी ज़ाहिर दानिश में बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन सर हम तो बिल्कुल नाक़िसुल अक़्ल हैं मईशत के बारे में, हमें तो नहीं पता, हमें जो सरफेस पर दिखाई देता है, जो बताया जाता है वो हम सुन लेते हैं। सर ये करंट अकाउंट डेफिसिट मुसलसल बढ़ते जाना, खसारे का, इम्पोर्ट हमारी बढ़ चुकी हैं, बरामदाद हमारी है नहीं, इस सब सूरत हाल में क्या ये इजाफा आपको खतरनाक दिखाई देता है, या ये एक रूटीन की चीजें हैं और हुकूमत इससे निकल आएगी? हफीज पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कल हमने जो हमारे स्टॉक मार्केट में देखा वो बहुत ही अफसोसनाक था। एक दिन में आप ये सोचिए कि तकरीबन 5% जो है हमारे शेयर्स की वैल्यू कम हुई, तकरीबन 500 अरब का नुकसान एक दिन में हुआ हमारे इन्वेस्टर्स को। इसके नतीजे में आने वाले दिनों में कम से कम ये बात वाजे हो चुकी है कि जो बाहर का पैसा पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है वो तो भाग जाएगा, काफी हद तक भाग चुका है, यही मैं कहना चाहता हूं। क्या वजह है कि मार्केट कल इतना गिरा? उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि परसों जो खबर फैली कि हमारे दरामदाद जो हैं वो रिकॉर्ड तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर पहुंच गए थे नवंबर के महीने में, 7.8 अरब डॉलर। एक साल पहले ये सिर्फ 4 अरब डॉलर थे, खास तौर पे कोविड के बाद। फिर कुछ अरसे के बाद ये 6 पे हुए, मगर अब ये तकरीबन 8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं और हमारा तिजारती खसारा जो है वो 2 गुना बढ़ गया है। एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ मगर बनिस्बत आपके इंपोर्ट्स के कम इजाफा हुआ। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी, इससे लोग परेशान इस बात पे हुए कि क्या इसके माने ये है कि हुकूमत बड़े सख्त इक़दामात लेने वाली है ताकि ये जो हमारा तिजारती खसारा है ये कम हो और ऐसे लेवल पे आए कि जिसको हम फाइनेंस कर सकें।
तो ख्याल ये है लोगों का कि शायद सूद में इजाफा और होगा। अभी आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मीटिंग है स्टेट बैंक की, क्या वो फिर से बढ़ाएंगे जिस तरह पिछली मर्तबा 1.5% बढ़ाया। क्या ये होगा कि रुपए की कदर में नुमाया तौर पर कमी हो जाएगी ताकि दरामदात कम हो, और ऐसा होता है तो फिर अफरात ज़र आपने देखा कि नवंबर में 11.5% हो चुका, ये भी बड़ी खतरनाक खबर थी, और इजाफा होगा। साथ साथ बहुत सी चीजें आने वाली हैं अगले कुछ दिनों और हफ्तों में। एक मिनी बजट, बिजली के मैं यही पूछना चाह रही थी हफीज पाशा साहब, लेवी में इजाफा। मैं आपको क्या एक मिनट हफीज पाशा साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो अवाम पर मिनी बजट गिराने की या बम जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ये तो मतलब वैसे ही कुछ कुव्वत खरीद में नहीं रह गया, अफरात ज़र की आप एक जगह ने बात कर रहे हैं सर, ये मिनी बजट के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है। आपको लगता है हुकूमत ने सही चूज किया है कि भाई इसी टाइम पर मिनी बजट पेश किया जा सकता है, क्योंकि आगे तो हाथ में हमारे भी मामलात नहीं रहेंगे, क्योंकि IMF है और फिर आपने सऊदी अरब से भी जो कर्जा लिया है उस पर भी माशाल्लाह कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े, आप जैसे लोगों से समझा उसको, तो उन्होंने कहा कि आप कर्जा वापस तो करके देखें, इसका फिर आपको लग पता जाना है। तो ये एप्रोप्रिएट टाइम है मिनी बजट के लिए। हफीज पाशा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि क्यों इस वक्त जबकि मुल्क के हालात इतने खराब हैं आप एक और धमाका करने वाले हैं कि मिनी बजट ले आएं और लोगों पर बोझ और डालें, जबकि हालात काफी खराब हो चुके हैं खास तौर पे अफरात ज़र के बढ़ने के बाद। वजह यह है कि आपने जो बजट जून में पेश किया था उसमें आपने खास तौर पे एक चीज में बहुत ही नुमाया तौर पर रेवेन्यूज में इजाफा दिखाया था, और वो कौन सी चीज थी? वो पेट्रोलियम लेवी। आपने कहा था कि हम 610 अरब उठाएंगे और रेट जो है फी लीटर 30 रुपए होगा। सही है। जब कीमतें बढ़नी लगी तो हुकूमत ने ये कम करके कुछ केसेस में तो 0 कर दिया, और सबसे ज्यादा 9 रुपए के करीब। उससे रेवेन्यूज में काफी शॉर्टफॉल होता रहा है। दूसरी तरफ अब आप ये देखिए, जब आप सूद के लेवल बढ़ाते हैं तो हमारा जो सूद का जो पेमेंट है बजट में, जो हमारा जो इस वक्त डेट हमारा जो है, जो हमारे कर्जे हैं उस पर जो सूद की पेमेंट होती है वो बढ़ जाएगी, तकरीबन 250 से 300 अरब बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये सब जब ये IMF के सामने आप गए अक्टूबर में, तो IMF ने वाज़ेह तौर पे ये बताया कि ये भी कमी है, इसमें भी इजाफा है वगैरह वगैरह, और ये को कहा गया कि आप तकरीबन 350 अरब 6 महीने में रेवेन्यूज जनरेट करेंगे। ये बहुत बड़ा मिनी बजट है। आमतौर पे मिनी बजट जो आते हैं वो 100-150 अरब के होते हैं। ये शायद तारीख का सबसे बड़ा मिनी बजट आने वाला है। अब आपने ये पूछा कि इसमें क्या होगा। इसमें जो है कि आपके हमारा सेल्स टैक्स का जो एक्ट है 1990 का, उसमें मुख्तलिफ शेड्यूल्स दिए गए हैं, और वो शेड्यूल्स उन आइटम्स पे दिए गए हैं जिन पर या तो एग्जेम्पशन है, इसलिए कि वो एसेंशियल चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, या उन पे हमने रेट रिड्यूस करके लगाया है। ये बहुत एक लंबी डिबेट है। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ, ब्रेक ले लूं। हफीज पाशा साहब, मैं ब्रेक ले लेती हूँ ना, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। तो अब जब ज़ाहिर है मिनी बजट आपने बता ही दिया कि आएगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल्स टैक्स की मद में आएगा, तो मुजम्मिल असलम साहब से भी इसका जवाब लेते हैं और नज़ीर लगारी साहब से भी, कि फिर इसका मकसद तो यह हुआ कि अगले 3 माह तक के लिए तो आप भूल जाएं कि आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी हुकूमत की जानिब से या मईशत की जानिब से। इसी पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। मुल्क में मुआशी सूरत हाल कैसे बेहतर होगी, हमारा सीधा सादा सा हुकूमत से भी यही सवाल है। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, बहसीत तज्ज़ियाकार, पाकिस्तान के हालात और वाक़यात को आप सदियों से देखते आ रहे होंगे, दिहाइयों से, बल्कि फरमाइएगा कि इन दिहाइयों में पाकिस्तान की मईशत इतनी दगरगू आपको कभी दिखी है कि हर चौथे दिन आपको एक खबर मिलती है कि फलां शख्स ने खुदकुशी कर ली, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है? मतलब हुकूमतें ऐसी ही चलती हैं या ये पहली हुकूमत है जो ऐसे चल रही है?
हमने बदतरीन दौर देखे हैं माजी में, बहुत ही बदतरीन। इंसानी हकूक़ के एतबार से मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बदतरीन दौर नहीं होंगे जो हमारे यहाँ गुजरे हैं। आज का दौर भी देख रहे हैं हम, याह्या खान से लेकर कम से कम अयूब खान की गवर्नेंस से लेकर आज तक तमाम हुकूमतों की गवर्नेंस देखी है। मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ, इंतहाई दिलसोज़ी के साथ इस बात का इजहार करता हूँ कि मैंने याह्या खान की हुकूमत की गवर्नेंस को, जो बदतरीन हुकूमत थी इसका तो कोई कहना ही नहीं है, उसके दौर में पाकिस्तान 2 लाख हुआ, लेकिन गवर्नेंस के एतबार से उसकी गवर्नेंस भी, याह्या खान की गवर्नेंस भी आज की गवर्नेंस से अच्छी थी। और आज की गवर्नेंस पाकिस्तान की तारीख आज की तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, ये हुकूमत है जिसने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचा दिया है कि हम समझते हैं कि हमें बहुत वक्त लगेगा उठने में। अगर हमें उठने का मौका मिला तो इन्होंने तो हमें जबरन गुलाम बनाकर कदमों में डाल दिया है। खाने चित है हुकूमत नज़ीर लगारी की नज़र में, क्योंकि जब वो याह्या से कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे तो यही दिख रहा है। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, हमें बता देंगे मिनी बजट आप लोग, मतलब ये बम है, एटम बम है, या इसके बाद हम सवाल करने की भी आपके सामने हक बजानिब नहीं रहेंगे? मुज़म्मिल असलम साहब, कि क्या है मिनी बजट? देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं आपको तफसील दे दूं, ये नहीं बोलूंगा कि करेक्ट कर दूं। 2005-06 से लेके 2018 तक पाकिस्तान में हर साल मिनी बजट आता रहा, और हर साल जब मिनी बजट आता था उसकी एक बुनियादी वजह होती थी कि जो टैक्स के अहदाफ बजट में तय होते थे वो उससे जो है पीछे टैक्स कलेक्शन रहती थी, तो वो जो है फिर मिनी बजट आता था, टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती थी ताकि टैक्स के अहदाफ पूरे हो सके। हमारी जो पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में जब आई तो पहले साल हमने मिनी बजट दिया, क्योंकि वो जो हमारा बजट था वो पिछली हुकूमत आपकी देखी गई थी। ठीक है, फिर ये कोरोना आया, इतने हालात खराब हुए, पिछले 2 साल एक दफा भी हमने मिनी बजट नहीं दिया। और अब जो है मिनी बजट हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमारे टैक्स एहदाफ पूरे नहीं हो रहे, हम तो टैक्स एहदाफ से 300 अरब रुपए फालतू जमा कर चुके हैं। अच्छा, अब फिर जो है क्योंकि हमारे IMF से जो है अभी आपने देखा होगा 6ठा रिव्यू मुकम्मल हुआ है, तो उसमें IMF से हमारी कुछ शराइत तय हुई है, जिसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है, जिसमें टैक्स जो है, जो सेल्स टैक्स जो अमीरों को इस्तेमाल में चीजें आती हैं, लग्जरी चीजें आती हैं, उसमें जो है रद्दोबदल करना था, उसकी लेकिन मैं फिर ये सवाल करती ना आपसे कि सर और कितनी खुद मुख्तारी स्टेट बैंक को देंगे? डॉलर आप कंट्रोल नहीं कर रहे और रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। फरमाइएगा, आलमी मंडी में सुनने में आया है, आप मुझसे ज्यादा नजर रखते हैं, कि तेल की कीमतें गिर रही हैं। हम आस लगाएं कि आप पेट्रोल के ऊपर लेवी के अंदर छूट देंगे, पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे? मुज़म्मिल, लास्ट क्वेश्चन आपसे। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी हमने उस मिकदार से बढ़ाई की थी। आलमी मार्केट में 100% बढ़ी, हमने 40% बढ़ाई, और वो इस वजह से कि हमने अपने टैक्स जो बजट में हमने गिने हुए थे वो छोड़ दिए, तकरीबन 50 रुपए लीटर। वो जो है अब हमें अगर वो टैक्स वापस नहीं मिलता तो हमने उससे तनख्वाहें देनी है, हमने उसमें से जो है सूबों को पैसे देने हैं, हमने उससे जो है सूद की अदायगी करनी है जो कर्जे लिए हैं। अब उसके 2 तरीके, या तो वो हम टैक्स को वसूल कर लें या कर्जा ले लें। ठीक है, अगर हमें गुंजाइश मिली, आर्मी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत नीचे आई, तो उसमें हम एक हिस्सा अपने टैक्स की वापसी के लिए भी रखेंगे जो हमने 8 महीने से अरबों रुपए छोड़ दिए, और क्योंकि वो हम नहीं चाहेंगे कि अगली जनरेशन पे मजीद कर्जे का बोझ बढ़े। और साथ साथ ये कि अच्छी खबर ये है कि तेल की कीमतें अब काफी हद तक नीचे आ गई हैं, तो वो जो एक आवाम को था कि हमारा जो IMF के साथ मुआहिदा था कि 4 रुपए फी लीटर हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, अब हम वो नहीं बढ़ाएंगे। बढ़ाया हमने, आपने देखा 1 तारीख को भी, और आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं पेट्रोल, अगर यही आलमी मार्केट में। अच्छा, ये खबर तो कह दी ना आपने कि लीवी नहीं बढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा ढारस हुई है नज़ीर लगारी साहब, वक्त खत्म हो गया है। मईशत मुशीर खजाना मौजूद है, कह रहे हैं कुछ अच्छी चीजें आएंगी, वही वाली नुक्ता। ये अच्छी है ना कि आपकी कीमत नहीं बढ़ाएंगे, तो इस वक्त कौन सी कम है कीमत? हमारे पास पेट्रोल की जो कीमत है ये आलमी मार्केट में 70 के करीब चला गया, उससे नीचे चला गया, और हम जो है वो उस हिसाब से दे रहे हैं जो हम कहते थे कि जनाब ये 84 तक 85 नज़ीर लगारी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू है, बट वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका, डॉक्टर हफीज पाशा साहब आपका भी, और मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए, IMF के कर्जे उतारने के लिए, सऊदी अरब से लिए गए कर्जों का उधार पे करने के लिए मिनी बजट आने को है। अब हम तैयार रहे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।